अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विसाल उर्दू पर प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। सी पैक पाकिस्तान की किस्मत को तब्दील करेगा या नहीं? पाकिस्तान ने सी पैक के ज़रिए चाइना से बहुत बड़े मुआहदे किए हुए हैं। फ्री ट्रेड पाकिस्तान का है उनके साथ मुआहदा। क्या पाकिस्तान और चाइना के जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो वाकई पाकिस्तान की किस्मत को या पाकिस्तान की मईशत को तब्दील करने के लिए एक संग मेल साबित होंगे या नहीं होंगे? इसी तरह आज हम दूसरे प्रोग्राम के दूसरे से में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की माशी हालात कैसे रहीं 2017 में, और इसी तरह हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ तले क्यों दबाया जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान की जो मईशत है, ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी जो ज़राए हैं, माशी जो ज़राए हैं, क्या वाकई वो इस कदर कमज़ोर हैं कि हम दूसरों मुल्कों के पास जाते हैं, उनसे कर्ज़े लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी उन्वान पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मेहमान होंगे मोहतरम जनाब सनाउर रहमान साहब, जो चेयरमैन सी पैक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, और इसी तरह हमारा साथ देंगे हन्नान अली अब्बासी साहब, जो चाइना और पाक चाइना ताल्लुकात के अंदर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, और हमारा साथ देंगे सेनेटर मियां अतीक शेख साहब, MQM से ताल्लुक़ है, और इसी तरह माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारा साथ देंगे, और आखिरी हमारे मेहमान होंगे मोहतरम जनाब इब्राहिम मुग़ल साहब। सी पैक की अहमियत और ज़रूरत से क़तन इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक वाकई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर रोज़गार का इजाफ़ा होगा, और पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियाँ हैं, पाकिस्तान की जो तिजारती जो ज़राए हैं, उनमें एक इजाफ़ा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ तक पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सी पैक को सराह भी रही है और सी पैक की तारीफ़ें भी कर रही है, और हुकूमती सतह पर और जो दीगर इदारे हैं हमारे इंतज़ामी, वो सब इस हवाले से अपने तौर पर मदद भी कर रहे हैं, ताउन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एतराज़ करने वालों के एतराज़ात भी बजाय हैं। 24 नवंबर को, आज से तकरीबन एक महीना पहले, 24 नवंबर 2017 को पाकिस्तान सेनेट के अंदर एक डिबेट हुआ। उस डिबेट के अंदर बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए सी पैक के हवाले से, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए। तो वो एतराज़ात क्या थे, उन एतराज़ात के क्या जवाब हो सकते हैं, क्या वाकई जो शकूक और शुबहात के इजहार किया जा रहा था सी पैक माहिदे के बारे में, क्या वाकई वो शकूक और शुबहात ठीक हैं? तो इस पर भी हम आज बात करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम एक बात करें कि दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, दुनिया पूरी की पूरी, जहाँ एक तरफ जो बालादस्ती है मुल्कों की दूसरे मुल्कों के साथ, जो कोई भी मुल्क, कोई भी कौम, कोई भी वतन अगर बालादस्ती चाहता है तो उसकी बालादस्ती के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसके दिफा के लिए जो बुनियादी चीज़ अहमियत की हामिल होती है वो माशी मईशत होती है। जिस मुल्क की मईशत मजबूत होगी वो यकीनन वो मुल्क भी मजबूत होगा और उसकी दिफाई ताकत भी मजबूत होगी, उसको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं होगा। आज हम दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर हम उनका मुआयना करें, अगर हम उनका मुताला करें, उनको देखें, तो हमें ये हकीकत सामने आती है हमारे सामने कि वाकई वो मुल्क आज इस तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं जिनकी मईशत मजबूत है। मईशत जिनकी मजबूत होगी वाकई उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उनको दहशतगर्दी का सामना नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ कुछ तरक्की पजीर ममालिक ऐसे हैं जिनको तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपने अंडर रखने के लिए, अपने मातहत रखने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला हुआ है। अगर हम आज बात करें कि दुनिया के अंदर जो कशमकश जो मुल्कों के दरमियान में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मईशत यानी माशी तौर पर आगे बढ़ने में है। दुनिया की कोई भी ताकत, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, आपस में उनकी रेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मईशत की बेहतरी के लिए है। तो पाकिस्तान के अंदर आज से कुछ साल पहले तक, 2009-11 से पहले तक, पाकिस्तान कर्ज़ों के एतबार से पाकिस्तान की जो मईशत थी वो इंतहाई मुस्तहकम थी, और आपने भी देखा होगा कि जो अशिया थी, महंगाई थी हमारे मुल्क में, वो कम थी, और इसी तरह जो रोज़गार के जो मौके थे वो ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही 9/11 शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जब दहशतगर्दी के नाम पर एक जंग का आगाज़ कर दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया और पाकिस्तान पर कर्ज़े बढ़ते गए। और इस वक्त भी अगर आप देखें $35 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान पर कर्ज़े हैं,
और ये कर्जे देने वाले वो लोग हैं जो दरअसल मुल्कों पर कब्जा करना चाहते हैं, जो दरअसल किसी भी दूसरे मुल्क पर कब्जे के लिए दूसरे मुल्कों को कर्ज़ों के जाल में फंसाते हैं। यहाँ पर पाक चाइना जो ताल्लुकात हैं, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात, उनकी अहमियत वाकई दुगनी हो जाती है कि उन्होंने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में अगर पाकिस्तान का कोई मामला जाता है वहाँ भी चाइना हमारा साथ देता है। और इसी तरह पाकिस्तान को कर्ज़े देने के एतबार से भी, जहाँ वर्ल्ड बैंक सबसे पहले है पाकिस्तान को कर्ज़े देने में, सर फहरिस्त है IMF वगैरह, वहीं पर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को कर्ज़े देने के लिए चाइना है। लेकिन चाइना की कुछ ऐसी आदात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो यकीनन बहुत से नाकिदीन को, बहुत से मोतरज़ीन को चुभती हैं, जिस पर एतराज़ात उठाए जाते हैं कि चाइना इस वक्त ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में दूसरे मुल्कों पर माशी एतबार से फ़ोकियत हासिल करना चाहता है। उस फ़ोकियत के लिए वो मुख्तलिफ़ हीले और वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब सनाउर रहमान साहब ने, जो चेयरमैन CPEC सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और CPEC के हवाले से उनकी जो तंजीम है वो काफ़ी गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम सनाउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम। जी सनाउर रहमान साहब, आप चूँकि खिदमात कर रहे हैं CPEC के हवाले से, और आपकी तंजीम भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रही है, आप क्या समझते हैं कि CPEC की अहमियत और ज़रूरत पाकिस्तान को कितनी थी और चाइना को कितनी थी? इसमें फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा, पाकिस्तान को होगा या चीन को होगा? सबसे पहले तो मोहतरम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस अहम इशू पर अपनी आवाज़ आम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाने का मौका दिया। CPEC जनाब पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है जी। और दुनिया में जहाँ भी तरक्की आई है ये सड़क पर चलकर आई है। चीन और पाकिस्तान ने भी एक नई आलमी सड़क तराश कर जनाब अजीम इक़्तिसादी राहदारी के इनवान से तारीख इंसानी के लिए एक नए तरक्याती दौर का आगाज किया है, जिससे पाकिस्तान का आज और कल, जबकि चाइना का कल रोशन होगा जी। पाकिस्तान का आज और चाइना का कल से मुराद ये है जनाब कि जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नाई के प्रोजेक्ट्स हो, या आपके गवादर के प्रोजेक्ट्स हो, वो फौरी तौर पर चाइना में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये कसीरुल मकासिद मंसूबे से न सिर्फ चाइना को फायदा है, बल्कि सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त पाकिस्तान को है। इससे आलमी ताकतें जो कि पाकिस्तान और चाइना की तरक्की और CPEC के इस मंसूबे से खुश नहीं है। इन इस्तेमारी जो आलमी ताकती हैं, उनके इस्तेमारी खेल को तब्दील करने के लिए CPEC सलाहियत रखता है। इस मकसद के लिए जो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, न सिर्फ ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, चाइना की तरक्की के लिए, बल्कि एशिया की तकदीर बदलने का एक अहम प्रोजेक्ट है जी। अच्छा, ये बताइएगा सनाउर रहमान साहब, जी ये बताइएगा कि CPEC के अंदर हमने ये तो बहुत सुना है कि बहुत सारे ममालिक CPEC के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन फिल वक्त तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में कौन कौन से ममालिक अब तक पाकिस्तान को हामी भर चुके हैं और कौन कौन से मजीद चाहते हैं कि हम CPEC में शामिल होना चाहते हैं? मोहतरम इस तरह है कि CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ लैंड इस्तेमाल होती है, जिसमें 80% पाकिस्तानी और 20% चाइना की लैंड इस्तेमाल हो रही है। जो लैंड इस्तेमाल हो रही है इसमें तो चाइना और पाकिस्तान शामिल है, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन असल में CPEC कंपोनेंट है ओवार का। ये वन रोड वन बेल्ट का एक कंपोनेंट है, और वन रोड वन बेल्ट के कंपोनेंट जो चाइना का ग्रेट लीडर शी जिनपिंग का एक विजन है, इस विजन के मुताबिक एक 100 मोर देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज आल्सो इंटरेस्टेड के ओबार को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें
80 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्टली बराह रास्त चाइना के साथ एग्रीमेंट किए हैं कि वो उबार में शामिल हो जाएंगे। तो जो उबार में शामिल हो जाते जी जी, इससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रीजन के तमाम मंसूबे से मुस्तफीद। जी। सलाम रहमान साहब, आखिर में ये बताइएगा कि जो आपकी तंजीम है सी पैक सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से काम कर रही है? सी पैक सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी अगराज और मकासद हैं वो ये है कि जनाब तारीख इंसानी के इस अजीम तरक्याती मनसूबे का पाकिस्तान के होने वाले फ़ायद का मुस्बित अंदाज में आम आदमी तक आगाही मुहिम देना कि किस तरह सी पैक से पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले नादान दोस्तों को मुस्बित अंदाज में इसके फ़ायद से आगाह करना। हमारी तंजीम सी पैक के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है, जैसा कि वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और पाकिस्तानी वफूद का चाइना का स्टडी टूर्स, और दोस्ती का पैगाम पाकिस्तान के अंदर भी और चाइना के अंदर भी आम आदमी तक पहुंचाना, और मुश्तरका पाकिस्तान चाइना कल्चर शो का इनेकाद भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम ने पाकिस्तानी तलबा को चाइनीज ज़बान से आगाही और वहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तानी तलबा की रसाई और वहाँ की स्कॉलरशिप्स के लिए काम कर रही है। अभी तक 150 पाकिस्तानी तलबा हमारी तंजीम और CSC चाइनीज स्कॉलरशिप की कोलैबोरेशन से चाइना के अंदर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन सी पैक के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार का इनेकाद भी करवा चुकी है, जिसमें इस्लामाबाद होटल में फर्स्ट सी पैक स्पीच कंपटीशन का आगाज वहां पर 2017 में मुनक़िद करवाया था। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेमिनार्स का इनेकाद किया है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में और 2018 के मार्च में हमारा एक प्रोग्राम है कि पाकिस्तान के ऐसे 42 से 45 बंदों के एक दोस्ती बस जो कि कशगर से चलेगी और वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बनकर दोस्ती का पैगाम लेकर जहां जहां से सी पैक गुजरता है उस रूट से गुजरकर वो कशगर पहुंचेगी। जी अच्छा, सनाउर रहमान साहब जी, आखिर में ये बताइएगा कि हम ये सुनते रहे हैं कि सी पैक के अंदर ज़्यादातर चाइनीज़ आ रहे हैं और जो सामान भी यूज़ हो रहा है वो भी चाइनीज़ का ही यूज़ हो, चाइना का ही यूज़ हो रहा है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को ये कहा गया है कि वहाँ पर रोज़गार के मौके मिलेंगे, तो पाकिस्तानी इस वक्त कितने लोग हैं जो सी पैक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और चाइनी कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है ये अफवाह फैला रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने एक पूरा ब्रिगेड कायम किया है सी पैक के ऊपर मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए। जब अंदर जाकर हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि एक प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2017 तक इस एग्रीमेंट के तहत 25% चाइनीज और 75% पाकिस्तानियों ने इधर काम करना है, जिसके कुछ एदाद शुमार मैं आपको बताता जाऊं। इस वक्त जून 2017 तक से लेके अब तक, यानी कि जब से सी पैक का इनिशिएटिव लिया गया उससे लेके अब तक 30,000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। 30,000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स, जबकि 8,000 चाइनीज वर्कर और इंजीनियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिसमें से कुछ ये है कि 2000, जिसमें से जो है पोर्ट कासिम के अंदर 5,000, ताइवान कोल पावर प्रोजेक्ट में 3,000 और जोनर्जी सोलर प्रोजेक्ट के अंदर 3,000, पक्षी किनारी और कैरोट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में 6,000 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पेशावर, कराची, मुल्तान, सखर सेक्शन में 9,000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और काम कर रहे हैं। और KKH2 हवेलियां पे जो काम हो रहा है उसमें 2,071 पाकिस्तानी और इंजीनियर काम कर रहे हैं। जबकि लाहौर ऑरेंज लाइन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वहां पर 956 पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। क्रॉस द बॉर्डर फाइबर ऑप्टिक्स हैं, उसमें 580 पाकिस्तानी इस वक्त काम कर रहे हैं। और गवादर फ्री जोन है, वहां पर 404 पाकिस्तानी,
डायरेक्ट और 2000 पाकिस्तानी इनडायरेक्ट वहां पर जॉब कर रहे हैं। ये एदाद शुमार प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर के मुताबिक ये रिपोर्ट है, जिसमें वाज़े तौर पर 75% पाकिस्तानी इंजीनियर और काम कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें पाकिस्तानी को कितना फायदा है और पाकिस्तानी को लेबर को, और यहाँ पर कितनी जॉब्स पाकिस्तानी को मिली है, ये आप खुद अंदाजा करें। जी, बहुत शुक्रिया सनाउर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मोहतरम जनाब सनाउर रहमान साहब, सीपैक एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अदाद शुमार गिनवाए और उनका कहना था कि 75% जो हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हैं और अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे कि वो अदाद शुमार गिनवा रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोग दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो एतराज़ात उठा रहे हैं। एतराज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी मुखालफत हो, उसे मुखालफत समझा जाए, बल्कि एतराज़ एक वजाहत के लिए किया जाता है और समझने के लिए किया जाता है। अगर उसका जवाब दे दिया जाए तो उम्मीद है जो एतराज़ करने वाले हैं उन्हें भी समझ जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जैसे कि हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब हन्नान अली अब्बासी साहब ने, जो पाक चाइना ताल्लुकात पर काफ़ी महारत रखते हैं और उन्होंने इस हवाले से एक किताब भी लिखी है। और इसके अलावा सी पैक के हवाले से भी वो सी पैक की जो चेयरमैन सी पैक एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसके भी मेंबर भी हैं वो। बहुत शुक्रिया हन्नान अली अब्बासी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हनान साहब, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात माजी में भी अच्छे रहे और अब और मज़ीद अच्छे हो रहे हैं, और मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात माजी में कैसे रहे और हाल और उसका जो मुस्तकबिल है वो कैसा रहेगा? जी, बुनियादी तौर पे जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती के पस मंजर को देखें तो आपको यूं गुमान होगा कि ये जो मुहावरा है डीपर देन ओशंस का, हायर देन हिमालयाज का, और जो एक स्वीटर देन हनी का, वो हकीकत में जो है वो सच्चाई में बदलता नजर आता है कि वो समंदर से गहरी, शहद से मीठी और ऊंचे पहाड़ों से ऊंची जो दोस्ती का तस्वर हमारे जहन में आ रहा था, वो अब एक तजारती रूप धार चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो 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 दोस्ती लाखों लोगों के दिलों में मौजूद थी, वो अब जोग्राफियाई सतह पे, जमीन के टुकड़े पे भी जो है वो नजर आ रही है। और रिसेंटली जो इसके एक हिस्सा की इनॉग्रेशन हुई है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जो हजारा वाला बेल्ट है उसकी, वो इस चीज की जो है एक उम्मीद पैदा हुई है इससे कि जो पाकिस्तान के अंदर सी पैक के सम्राट हैं वो आइंदा नस्लों तक जो है अब मुंतकिल होंगे, और ये देर और दूर तक ये जो जोग्राफियाई रिश्ता है ये दोनों को मजीद करीब लाएगा। जी, हन्नान साहब ये बताइएगा, बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि चाइना जो है वो माशी गलबे का दावेदार है और माशी तौर पर दुनिया पर गलबा करना चाहता है, और इसी हवाले से लोग बहुत सारी मिसालें भी देते हैं कि देखिए जैसे सूडान के अंदर चाइना वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर सूडान के अंदर चाइना के जो चाइनीज़ थे उनको वहाँ पर निकाल दिया गया, और इसी तरह जो सोवियत यूनियन की जो रियासतें थी वहाँ पर भी चाइना था, और सिंगापुर की भी लोग मिसाल देते हैं कि वहाँ पर भी चाइनीज़ नहीं थे पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि सिंगापुर आज़ाद हो गया। तो लोग एतराज़ करते हैं कि दरअसल पाकिस्तान में जो चाइनीज़ आ रहे हैं, जो इस मंसूबे के थ्रू वो अपना गलबा चाहते हैं और पाकिस्तान पर एक कुव्वत यानी अफरादी तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, और बहुत से लोग मिसालें देते हैं कि 2 करोड़ चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आकर बसेंगे इस सी पैक मंसूबे के जरिए। तो आपके ख्याल में इन एतराज़ात का क्या जवाब दिया जा सकता है? हन्नान साहब जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, हन्नान साहब आप सुन रहे हैं कि बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं कि चाइना दुनिया पर गलबे का ख्वाहा है, और इस हवाले से पाकिस्तान में भी वो इसीलिए आ रहा है ताकि वहाँ पर उसके माशी तौर पर गलबा हो जाए। और बहुत से लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि 2 करोड़ के करीब जो है चाइनीज़ पाकिस्तान में आएंगे। तो इससे तो ये समझ में आता है कि इतने सारे अगर चाइनीज़ पाकिस्तान में आ जाएं, और फिर कुछ लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि कुछ दिन पहले खबरें सामने आई थी कि उनके लिए कोई वीज़ा फ्री होगा, उनको कोई ऐसी जो सफारती तौर पर जो ज़रूरियात होती हैं सफरी, वो उनकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आप इस हवाले से इन एतराज़ात का क्या जवाब देते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान के साथ चाइना ऐसा करना चाहता है कि अपने आप को वहाँ पर मजबूत करे, अपने पंजे वहाँ पर गाड़े?
एक्चुअली जो कमर्शियल लिबरल्स हैं, हम में लंडे का लिबरल, तो इस तरह के करते रहते हैं, इनकी कोई तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं है और इनका कोई मुमकिन जाती रास्ता भी नहीं दिखता। तो आप अगर नफर के साथ को देखिए तो उन्होंने बरसों पहले कहा था कि अगर थोड़ी से बरसात से गिर जाए दीवारें, इनके साथ कच्ची है हुसैन अहमद के बच्चे। तो अनफॉर्चुनेटली जो हुसैन अहमद का बच्चा है हमारा पाकिस्तान, कभी कभी इसमें जो प्रोपेगेंडा फोर्सेस हैं वो नेगेटिव तरीके से चीजों को प्रोपेगेट कर देती हैं, तो जिस इम्पैक्ट जो है वो बहुत। अभी देखिए कि माजी में कालाबाग डैम के को बनाया गया था और उसमें नौशहरा की डूब जाने और इस तरह का गया और वो आज पाकिस्तान जो है वो अंधेरी में छिपा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो फोर्सेस इस तरह क्लेम करती हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान की का मुकाबला होगा या फिर चाइना जो है काफी सियासी तब्दीलियों में जो है तो मेरा ख्याल है कि वो कोशिश तो नहीं करती, क्योंकि चाइनीज जिस चीज पे बिलीव करते हैं उनकी प्रिंसिपल में लिखा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो ये जो चाइना की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने कभी भी बिला बचा और बिला जवाब है अपने पड़ोस के सियासी उमूर पे या उसकी शख्सियत उमूर पे मुदाखलत नहीं की, बावजूद इन्फ्लुएंस होने के बावजूद इक़्तिसादी और फौजी ताकत होने के चाइना ने किसी भी छोटी कौमों को मखलूब करने का रास्ता नहीं स्टार्ट किया। तो जो चाइना की हिकमत अमली प्राइस चलाती है तो इस चीज की जान है कि चाइना जो है वो हमारी जोग्राफियाई जो उनको जो है वो कभी भी मजबूत नहीं कर सकता, बल्कि अमूमन जो है वो इस तरीके से कौमें एक दूसरे का एहतराम करती हैं। जाती है कि चीन भी जो है वो पाकिस्तान के जो एक कौमी मफाद है और कौमी जोग्राफियाई उनको कभी भी नहीं रखेगा और अपनी जो सरकार है दुनिया के साथ जो 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 लिया जोन हुए थे तो उनको तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो रही है, तो उनको दिल्ली तक पहुंचने के लिए रास्ता बेकार था, क्योंकि उनकी अपनी पे है। अगर आप बीच और चीन की जो नई प्रोडक्शन जमीनी डिस्टेंस देखें तो ये 3000 किलोमीटर बनता है, तो वो जो जमीनी दूरी से बचने के लिए और ये मुख्तसर तरीन रास्ता काटने के लिए उन्होंने पाकिस्तान जो है अपना अपनी समझते हुए इस्तेमाल किया है। मेरा ख्याल है कि हमें इस जो गुमान करने की बजाय जो है उम्मीद को रफ्तान तलाश करना चाहिए और पाकिस्तान जो इंडस्ट्रीज बनेगी और इंडस्ट्री यूनिट बनेंगे, इंडस्ट्रियल स्पेस बनेगी और सब जो चाइना जो है वो सस्ती प्रोटेक्शन देगा। तो इससे मेरा ख्याल है कि कैपिटलिज्म पाकिस्तान को उसको जरूर खतरा है, वो कहते हैं ना रफ्तारों को जरूर खतरा है। ये जो इंडस्ट्री के अंदर और ये जो महंगी मसनूआत जो गैर के आने से जल्दी कम्पिटिशन होगा और पाकिस्तान के अंदर जो आम है उसको खेती की जाती है तो उसको काफी फायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया हन्नान अल अब्बासी साहब, ये थे हमारे साथ हन्नान अली अब्बासी साहब पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। कुरान हयाते इंसान है, कुरान हमारा। कुफर की तारीकी से इस्लाम की रोशनी तक का सफ़र। इंसान है कुरान हम। किताबी हिदायत के ज़रिए राह रास्त पर आने वालों की दास्तान। सुनिए उनकी अपनी ज़ुबान से। उस वक़्त मैंने महसूस किया कि कलमा सच है और वो सिर्फ कलिमात का नाम नहीं है। कुरान हमारा रहबर है। सूरतुल बकरा को मुसलसल पढ़ने के बाद फिर मैंने ये बात महसूस की कि कुरान पाक
वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं सी पैक के हवाले से, सी पैक की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से, और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं, और बहुत सारे एतराज़ात ऐसे हैं जो पाक चाइना ताल्लुकात पर उठाए भी जा रहे हैं और सी पैक के मंसूबे पर भी उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से 24 नवंबर को एक सेनेट के अंदर एक डिबेट हुई थी, उसमें भी बहुत सारे शुबहात का एतराज़ और एतराज़ात उठाए गए थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मियाँ अतीक शेख साहब ने, MQM से ताल्लुक़ है और मेंबर सी पैक सेनेट कमेटी भी हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब आप आज हम बात कर रहे हैं सी पैक के हवाले से। बहुत से एतराज़ात उठाए जाते हैं जो पाकिस्तान और चाइना के आपस में जो माहदे हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उस पर आपकी सेनेट के अंदर भी जो है एतराज़ात उठाए गए पाकिस्तान के अंदर, और उसमें कुछ ऐसी बातें थीं कि जिसको मीडिया पर नहीं लाया गया और जिस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत थी वो भी नहीं हुई। तो आपके ख़्याल में पाकिस्तान और चाइना के आपस में जो ताल्लुकात हैं और उसके अलावा जो माहदे हैं, उसमें चाइना को कितना फ़ायदा होता है और पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा है, और मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं जो सी पैक का जो प्रोजेक्ट्स है, इसके ज़रिए से पाकिस्तान की आवाम को कितना फ़ायदा होगा? भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने जी मौका दिया पर बात करने के लिए। जहाँ तक सी पैक का ताल्लुक है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये एक दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी हुकूमत जो भी साहिब इक़्तिदार हैं वो अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो सारी कौम का फायदा कर सकते हैं जी। लेकिन देखा ये गया है कि चाइनीज एक बहुत स्मार्ट कौम है, उसमें कोई शक की बात नहीं, और जब भी वो मूव करते हैं उनके अपने मकासद भी उसमें जरूर होते हैं जी। हमें ये कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि वो अपने मकासद हल ना करें। मेरी तशवीश सिर्फ इस बात की है कि जो भी मुआहदे किए जाएं वो बराबरी की बुनियाद पर हों। अगर उनके एंटरप्रेन्योर्स को, उनके बिजनेसमैन को फायदा होता है तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कतई तौर पर उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने सेनेट में मुतअद्दिद बार ये बात उठाई और मैं फ्लोर पर लेकर आया कि जो एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पहले तो कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिखाए जा रहे थे, अब उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन के ऑफिस में देखने की हद तक हमें दिखाया गया, जो मेन सी पैक का कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके बाद अब उसमें जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके बारे में। फिर मेरी तशवीश एक थी कि क्या जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कंपनीज को होंगी, या जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं वो भी अगर गवादर में जाकर काम करें या उन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में काम करें जो कि सी पैक के तहत इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे, तो उन कंपनियों को भी वो फैसिलिटीज हासिल होंगी या नहीं होंगी। तो इस पर फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर साहब ने 2 मरतबा ये यकीन दहानी कराई है, लेकिन अभी तक वो कहीं लिखी भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे एक तशवीश जाहिर हुई कि चाइना की तरफ से एक बात आई कि गवादर में जो उसका युआन एज अ करेंसी चलाया जाए, तो उस पर मैंने आवाज बुलंद की कि कैसे मुमकिन है कि हमारे ही एक शहर में, पाकिस्तान के एक कोने में, एक खित्ते में, वहां किसी दूसरे मुल्क की करेंसी चले, ये मुमकिन नहीं है। तो उस पर फिर अपना वजीर साहब ने, हुकूमत वक्त के जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने आकर फ्लोर पर ये बयान दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात, ये जरूर है कि ये तजवीज जरूर आई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और हम इस तरह का फैसला नहीं करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मैं चूंकि खुद इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आते हैं, मैं पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट का पायनियर हूँ, आज भी वहाँ मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैं इंडस्ट्री को जिस तरीके से देखता हूँ कि अगर यहाँ चाइनीज सेटअप लग गए और 100% चाइनीज ओन हुए तो हमारे मुल्क की इंडस्ट्री जो है वो कतई तौर पर सरवाइव नहीं कर सकेगी और वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हो वो जॉइंट वेंचर के तौर पर होने चाहिए। जी मियां साहब, ये बताइएगा कि जो FTA पाकिस्तान का साइन हुआ है चाइना के साथ, तो उसमें बहुत सारे ऐसी एतराज़ात भी सेनेट के अंदर पेश हुए, तो आपके मेंबरान ने ही पेश किए थे। उसमें यह भी कहा गया कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें उनको इंपोर्ट की जाती हैं, वहाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं, चाइना में भेजी जाती हैं, तो उस पर वो ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं तो उन पर ड्यूटी इतनी नहीं लगती। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी
आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जहां तक एफटीए का ताल्लुक है, ये मेरा ही एक कॉल अटेंशन था कि हम जो दुनिया के साथ हमने एफटीए किए हुए हैं, दुनिया के तकरीबन 6 ममालिक हैं, 6 से 8 जिनके साथ हमारे एफटीए हैं, और 4 के करीब वो ममालिक हैं जिनके साथ पीटीए हैं। पीटीए होता है प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, और एफटीए होता है फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इन दोनों में हमारी 100% जो दोनों ममालिक इंपोर्ट करते हैं उनको ड्यूटी से 0% कर दिया जाता है। अब चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें यह है कि हमारी इंपोर्ट वो 5 टाइम्स पिछले चंद सालों में बढ़ चुकी है, और जबकि जो हमारी एक्सपोर्ट थी, बिलखसूस कुछ ऐसी आइटम्स जो हमारे जैसे फ्रूट्स हैं वो वहां जाते थे। हमारा कीनू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चाइना में बहुत पसंद किया जाता है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं। तो मेरा ये कहना था कि इसको बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें भी उनकी प्रोडक्ट को कतई तौर पर उस तरह एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी, और बहुत सारे ये भी एतराज़ उठाए जा रहे हैं मियां साहब के जो इस्तेमाल हो रहा है CPEC प्रोजेक्ट के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादातर चाइना से आ रहा है, और मेंबरान जो सेनेट के अंदर ये भी कहा गया कि हत्ता के जो ट्रक यूज़ हो रहे हैं उनके पंचर लगाने के आलात भी चाइना से आएंगे, और मजदूर भी सारे के सारे वहीं से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को जो ये कहा जाता था कि रोज़गार मिलेगा, रोज़गार का इजाफा होगा, ये क्या सिर्फ ख्वाब था? ये एक आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये भी चीज सामने आई है और हमने इसको फेडरेशन के लेवल पर भी उठाया है। हर फोरम में हम इस बात को लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है भाई, जितनी हमारी हुकूमत वक्त इन चीजों को सीरियसली लेगी और अपने लोगों का फायदा करना चाहेगी, इससे उतना ही फायदा हो सकेगा। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि जो दूसरे ममालिक हैं वो चाहे कुछ भी करें, हमें इस बात से गरज नहीं, वो चाइना हो या रशिया हो या कोई मुल्क भी हो, हमें देखना है कि हमारे लोग जो हैं, जो हमारी मौजूदा वक्त के जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, वो इन चीजों को किस तरह से लेते हैं। बहरहाल मैं अपनी जानिब से, अपने तमाम मेंबरान की जानिब से एक बात कहना चाहूंगा कि हमने ये बेड़ा उठाया और हम इस बात को हर जगह पर लेकर चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इसको बराबरी की बुनियाद पर ही रखा जाएगा। इस हवाले से जो डिबेट हुई थी 24 नवंबर को, उसका कोई हल भी निकला है क्या? असेंबली के अंदर भी ये मामला गया है, मीडिया पर तो आया नहीं है, इसका क्या हल निकलेगा? देखिए, जहां तक इस डिबेट का ताल्लुक है, ये डिबेट जो थी ये स्टार्ट थी और मेरी तरफ से की गई, मेरे ही क्वेश्चन के ऊपर, फिर कॉल अटेंशन के ऊपर। अब मैं इसको लेकर गया हूं कमेटी में। इंशाल्लाह हमारी जो फाइनेंस की कमेटी है उसमें भी, CPEC की कमेटी में भी, हमारी जो एक्सपोर्ट की कमेटी है, इन तमाम कमेटियों में मैं ये लेकर जा रहा हूं, और इंशाल्लाह हर जगह पे हम कोशिश करेंगे कि इस आवाज को उठाया जाए और इसको किसी ना किसी तौर पर हल किया जाए। देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है, मेरा ज़ाती तौर पर, कि हमें अपने एंटरप्रेन्योर, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सर्वाइव करवाना है। वो कैसे? जैसे आपने कहा, ये सिर्फ जो गवादर में चाइना से चीजें आ रही हैं वो ड्यूटी फ्री आ रही हैं। अब ये भी देखना है कि चाइना के प्रोजेक्ट जो CPEC में हैं, अगर उनमें सारी चीजें ड्यूटी फ्री आकर लगेंगी तो हमारी यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो कैसे सर्वाइव करेगी। जी, एक और खबर जो कुछ अरसे पहले हमने सुनी कि जो गवादर है उसके जो रेवेन्यू है वो 90% जो है चाइना को फ़ायदा होगा और 9% सिर्फ पाकिस्तान को मिलेगा, 9-10%। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नहीं, ये तो उसमें वजाहत भी दी गई कि ये सारा पोर्ट पर इस्तेमाल होता है, दूसरे सूबों को नहीं जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये भी मेरा एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने ये पूछा गया था कि जो चाइना के ये कंपनी आई हुई है, जो जिसको चाइना स्टेट शिपिंग कंपनी, जो अब गवादर जिन्होंने लिया है, आया उसमें हमारी क्या शेयरिंग है, हमें क्या मिलेगा? तो उस पर ये कहा गया कि जो 9% है वो हमें मिलेगा और 91% जो है वो उनको जाएगा। 91% जाएगा और 9% हमें मिलेगा, और उस 9% में हमारे कुछ टैक्सेशन की मद में है और कुछ खर्चे के तौर पर आएंगे, और ये 40 साल के लिए एग्रीमेंट किया जा चुका है। अब देखिए, फिर वही बात आती है, इसकी जिम्मेदारी सरासर जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया है उन पर है कि उन्होंने इस तरह का एग्रीमेंट क्यों किया। दुनिया में कहीं भी ये रेशो नहीं होती।
तो हम तो इसके खिलाफ ऑलरेडी आवाज उठा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सेनेटर मियाँ अतीक शेख साहब। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की कि उन्हीं ने एक जो है आवाज़ भी उठाई, और सेनेट के अंदर भी काफ़ी मेंबरान हैं वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं वाकई वो दोस्ती की वजह ही से हैं और दोस्ती के हामिल हैं, और चाइना ने पाकिस्तान का साथ भी दिया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुल्की मफाद को सबसे पहले रखा जाता है, मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाता। होना ये चाहिए था कि जिन मुल्कों से भी जो हमारे मुआहदात हुए हैं पूरी कौम के सामने वो मुआहदात रखे जाएँ और बताया जाए कि ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए कितने फ़ायदेमंद है, उसमें कहाँ कहाँ जो कुछ सुकम है, कुछ कहीं पर अगर कोई कमज़ोरी है तो उसको भी डिस्कस किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर बोझ ना हो। अब जैसे हम अगर देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो कर्ज़े पाकिस्तान लेता है उसमें IMF की तरफ से क्या क्या शराइत आयद की जाती हैं, उस पर अगर गौर कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर एतराज़ उठाया जाता है, जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, माहिर इक़्तिसादियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान की मईशत 9/11 के बाद और 9/11 से पहले कैसे थी, और अब आप क्या देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को किस हद तक कमज़ोर किया है और किस हद तक इसको मजबूत किया है? क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रही है या तनज़ुल की तरफ जा रही है? देखिए, आपने एक बहुत अहम सवाल उठा है जी, क्योंकि एक है मईशत और एक है कौमी सलामती यानी सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, अगर इसका डायरेक्ट जवाब देखें तो 2001 में 9/11 से पहले जो फीकस आमदनी थी पर कैपिटा इनकम वो पाकिस्तान की ज्यादा थी, और हिंदुस्तान जिसको हम मुकाबला करते हैं वो हमसे नीचे था, हमसे बहुत पीछे था। 9/11 के बाद जो कुछ हुआ और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर अमरीकी जंग अमरीकी एजेंडे के तहत लड़ी, उससे पाकिस्तान की मईशत को 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो आप ये समझ लें कुछ 11,000 अरब रुपए। और आज हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया और हम पीछे चले गए। इसी दौरान में हमने देखा कि अमेरिका ने हमारे ड्रोन हमले किए और दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तालीमी इदारों को निशाना बनाया, और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वह खास तौर से निशाना बने तालीमी इदारे। तो ये इस जंग की वजह से मेरे ख्याल से तो हमारी मईशत पर बहुत मनफी असरात मरतब हुए। डॉक्टर साहब, IMF हमें कर्जे क्यों देता है? नहीं आई, ये IMF और वर्ल्ड बैंक हमें कर्जे क्यों देते हैं? क्या बड़ी पाकिस्तान से सरमाए का फरार यानी फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा हुआ, तो हमारी गलत पॉलिसियां तो जरूर दखल था, मगर एक और जो खराबी आई वो ये आई कि ये जो नुकसानात हुए तो हमने IMF से जो है कर्जे के लिए रुजू किया ताकि मईशत को संभाला दे सके। लेकिन अमेरिका की शराइत पर जो अमेरिका के मशवरे पर और दबाव पर जो शराइत IMF ने लगाई उससे हमारे जो है महंगाई बढ़ी, मईशत की शरह सुस्त हुई, बेरोजगारी बढ़ी, बरामदात बढ़ी। तो मैं कह सकता हूं कि बहैसियत मजमूई हमारी गलत पॉलिसियों और वॉर ऑन टेरर की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बड़े नुकसानात हुए। जी डॉक्टर साहब, IMF और वर्ल्ड बैंक हमें कर्जे किस मकसद के लिए देता है? क्या उसके बदले में हमसे वो क्या लेता है? और हमारी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि आवाम में जो महंगाई आई है वो टैक्सों का जो निफाज होता है वो बाहर IMF के उसके मशवरे से किया जाता है। तो क्या ये जुल्म नहीं है आवाम पर कि हम अपने फैसले जो है वो दूसरों से करवाते हैं और दूसरे हम पर कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, आपने जो अहम बात की है, मगर बुनियादी बात ये है कि जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक उसके मेजोरिटी शेयर जो हैं वो यूरोप और अमेरिका के पास है, यानी अगर उसको मैं दूसरे तरीके से कहूं कि उसके जो मेजोरिटी शेयर्स हैं वो इंपीरियलिस्टिक पावर्स के हाथ में हैं और वो उनके मशवरे से पॉलिसियां बनाई जाती हैं। तो IMF का जो किरदार है वो ये है कि वो पाकिस्तान को जब कर्जे देता है तो उसकी बुनियादी शर्त ये होती है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कि उस पैसे से मईशत को तरक्की नहीं दी जा सकती। मईशत की तरक्की के लिए आप IMF के कर्जे को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
बल्कि ये होता है कि जब IMF की शराइत होती हैं, तो जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा, वो ये कहते हैं कि जी आप ताकतवर तबके हैं, एग्रीकल्चर है, उस पर टैक्स लगाए या नहीं लगाए हमें नहीं पता, ये आपका काम है, लेकिन आप बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, जिससे पाकिस्तानी सनतों की पैदावारी लागत बढ़े और बरामदात मुतासर हो, नंबर एक। और दूसरा ये कि जो आम आदमी के ऊपर जब ये बोझ डालेंगे GST का, पेट्रोल का और बिजली के नर्खों का, तो वहाँ गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा, अवाम में एहसास महरूमी बढ़ेगा और हुकूमत और वफाकी हुकूमत और अवाम में एतमाद का एक बहरान पैदा होगा। उसके साथ जब अमेरिका कहते हैं डू मोर और हम वॉर एंड टेरर में डू मोर करते हैं, तो अफवाज पाकिस्तान और अवाम में एक बहरान का कैफियत पैदा होती है और हुकूमत कमजोर होती है और वो दोबारा डिक्टेशन लेती है। तो बात तो ये है कि हमारे एक वजीर आजम ने कहा था एक दफे कि IMF हमसे कहता है कि गरीब के मुंह से निवाला छीन लो और हम ये बेरहमी करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि जब आप अपने मामला खुद नहीं चलाते, गैरों पर भरोसा करते हैं और वो गैर जो आपके खैर ख्वाह नहीं है, तो उनकी शराइत से तबाही आनी थी और आ रही है। तो पाकिस्तान कैसे फिर इन कर्जों से अपनी जान छुड़ा सकता है? ऐसी क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए? देखिए, थोड़ा इसमें लाहे अमल तो बता दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं पहले, उससे बहुत जरूरी है समझना जी, और वो ये है कि अमेरिकी दानिश्वर है नॉम चॉम्स्की जी, वो उसकी उम्र में 95 ईयर से ज्यादा है जी जी। इस एज में आदमी वैसे भी ज्यादा सच बोलता है। तो उसने ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है जी। तो खरीद लिया का मतलब ये है कि वो अपने किसी भी वजह से अमेरिका को नाराज नहीं करते। तो दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें होती हैं वो पाकिस्तान में एक निज़ाम जो है वो फ्यूडल कल्चर है, तो उसमें जो ताकतवर तबके हैं वो उनका असर ज्यादा होता है इलेक्शन के ऊपर। तो हुकूमतें इस चीज में दिलचस्पी नहीं रखती कि अवाम की हालत क्या है, खराब हो रही है, ज्यादा उनकी दिलचस्पी होती है कि जो ताकतवर तबके हैं उनको नाराज ना किया जाए। उससे जो पॉलिसियां बनाई जाती हैं उसका मंतकी नतीजा वही निकलता है जो हमारे यहाँ निकल रहा है। जी, लेकिन फिर अवाम क्या करे? अवाम कैसे फिर अपने आप को कर्जों से निजात दिलवा सके? अब देखें, हर बंदे पर 1 लाख से ज्यादा कर्जा है, तो अब मुस्तकबिल पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए इन कर्जों से कैसे निजात हासिल की जाए? जी, अब मैं इसका तफसील से आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात ये थी कि ये जो पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ा है, महंगाई का बोझ बढ़ा है, उसका जिम्मेदारी अवाम के ऊपर बहुत ज्यादा आयद होती है। उसकी वजह ये होती है कि अगर अवाम उठ खड़े हो और ये कहें कि साहब पाकिस्तान में, मैं अब आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी, पाकिस्तान में टैक्सों में अगर हमें 4000 अरब रुपया वसूल होता है टैक्सों से, तो उसका बड़ा हिस्सा जो है वो अवाम के ऊपर बोझ डाल के दिया जाता है। जो ताकतवर लोग हैं, मालदार लोग हैं, उससे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता बल्कि उनको छूट दे दी जाती है जी। तो ये टैक्सों का मुनसफाना निजाम है और वो जो ताकतवर तबकों को छूट देते हैं उसके बदले वो बिजली और गैस के रख बढ़ाते हैं। तो अवाम ने सही मानों में कभी भी खड़े होकर उसके ऊपर एहतजाज नहीं किया। दूसरी बात ये होती है कि जो सियासतदान हैं जो ये जुल्म कर रहे हैं, तो वो जब जलसा करते हैं तो अवामी जाके वहां पर, गरीब आदमी जाके, मुतवस्सित तबके के आदमी जाते हैं और नारे लगाते हैं जिंदाबाद के, कोई ताकतवर तबके तो नहीं जाते। तो मेरा कहना सिर्फ ये था कि इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में ताकतवर तबके, इस वक्त पाकिस्तान में जो चारों सूबों में जो हुकूमतें हैं उन सब की यकसा पॉलिसी है कि अवाम के ऊपर बोझ डालना है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या सिंध हो, सबकी पॉलिसी है या वफाक हो कि अवाम पर बोझ डालना है, ताकतवर तबकों को मराद देनी है, टैक्सों में चोरी होने देनी है। तो अगर अवाम की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी उनके साथ है, ताकतवर तबकों के साथ है, ताजिर सनतकार सब में यकजहती, IMF उनके साथ है, तो अब अगर मीडिया भी उनके साथ है और मजहबी और दीनी जमातें भी उन्हीं के साथ है अमलन। इसका मतलब ये है कि हमारा पहला अगर आपको खुश वो बनना है खुद निसारी, तो पहली चीज ये करनी पड़ेगी, अवाम को दबाव डालना पड़ेगा कि जनाब हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, वफाक भी और सूबे भी, किसी को एग्जम ना करें और ये GST और पेट्रोल के नर्ख जो है ना ये कम रखें। तो पहली शर्त तो ये है, जिसके लिए अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा ये था कि हमारा पाकिस्तान, अगर हम भारत से मुकाबला करते हैं तो टैक्स GDP रेशो भारत की हमसे ज्यादा है,
सेविंग्स भारत की हमसे ज्यादा है जीडीपी के लिहाज से, तालीम पर भारत हमसे ज्यादा अखराजात कर रहा है, सेहत पर हमसे ज्यादा अखराजात कर रहा है भारत जीडीपी के लिहाज से, और दिफा में हम ज्यादा कर रहे हैं। तो हमारी तरजीहात उल्टी हैं। तो अगर हमें ये जोर डालें कि जो दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ने कहा है कि तालीम पर 7% करना चाहिए जीडीपी का, हम 2.5% करते हैं। सेहत पर जो है 5 से 4% करना चाहिए, हम 0.6% करते हैं। कि जब आप टैक्सों की चोरी रोकेंगे तो इसको करेंगे तो आवाम में शऊर आएगा, सेहत होगी, फिर आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप मुल्क में ऐसा माहौल पैदा करें कि सरमायाकारी हो। तो हमारे जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं और जो बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान में, उनके पास नकद जो है 350 अरब डॉलर जो नकद उनके पास है, और हमारे ऊपर आज जो कर्जा है टोटल बाहर का वो है 85 बिलियन डॉलर, और पाकिस्तानियों के पास 350 अरब डॉलर है। तो अगर आप पाकिस्तान में एक ऐसी स्कीमें बनाते हैं जिसमें उनको ज्यादा शरह मुनाफा दी जाए, क्योंकि बाहर मिल रहा है 0.4% मुनाफा, आप अगर उनको ज्यादा देते हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें समंदर पार पाकिस्तानी सरमायाकार कर सके, तो अगर आपको वहां पर 15-20 अरब डॉलर हमें मिल जाते हैं और उनको मुनाफा मिल जाता है, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिर कि हमें पॉलिसी पाकिस्तान के मुफाद में बनाएं, जिसके लिए अवाम को जो है वो किरदार अदा करना पड़ा, जो नहीं कर रहे। इस वक्त बदकिस्मती से मैंने आपसे कहा कि हमारे रियासत के तमाम सुकून, आला अदलिया मिला के सुप्रीम कोर्ट को भी आप देख लें, फेडरल शरीयत कोर्ट्स को देख लें, वो तमाम के तमाम वो काम कर रहे हैं जिससे ताकतवर तबकों के मुफादात को फायदा पहुंचता है और आवाम का नुकसान होता है, उसको तोड़ना होगा। जी डॉक्टर साहब, आखिर में हमें ये बताइएगा मुख्तसरन कि जो सी पैक का मंसूबा बनाया जा रहा है, इस पे बहुत से लोग एतराज़ात भी उठा रहे हैं कि चाइना अपने मफादात को हासिल कर रहा है ज़्यादा और पाकिस्तान को मफादात कम मिल रहे हैं। तो आप चूँकि इक्तिसादियात को जानते हैं अच्छी तरह से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इसमें कितना फ़ायदा होगा सी पैक के ज़रिए, और चाइना इससे कितना अपना फ़ायदा समेटेगा? देखिए, ऐसा है कि चाइना जो ये कुछ सी पैक कर रहा है जी, वो चाइना अपने मुफाद में कर रहा है, तो उसमें तो हमें किसी को एतराज की बात नहीं होनी चाहिए जी। तो चीन का फायदा बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। हमें अगर सबसे बड़ा कोई फायदा हो सकता था इसमें, तो वो था कि चीन भाषा डैम हमारे लिए बना देता है, क्योंकि पानी की तंगी है और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है जो हम पीछे जा रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं है और बिजली नहीं है। तो अगर चीन ने वायदा हमसे किया था कि वो भाषा डैम बनाएगा, अब वो उससे पीछे हट गया जी, और वो प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें चीन का फायदा है। तो आप ये समझते हैं कि दुनिया में कोई फ्री लैंड तो नहीं होता, हम क्यों समझते हैं कि चीन हमारे मुफाद में कर रहा है? वो नहीं कर रहा। तो हमें, लेकिन हमें एनर्जी मिल रही है, हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रही है, हमारी गवादर पोर्ट डेवलप हो रही है, उससे हमारे कुछ न कुछ हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर उसके साथ हम अपनी सरमायाकारी करें और अपने सेविंग्स करें, उससे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। लेकिन जो कुछ 2 साल में हुआ है उससे हमने देखा कि वो सब कुछ कर रहा है अपने मुफाद में, हम नहीं कर रहे, तो हमारी थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन 2020 में जब चीन अपना मुनाफा लेके बाहर जाएगा, बिजली का खासतौर से जब 20% मुनाफा है, तो हमारे लिए एक मसला पैदा हो सकता है। तो ये एक मौका फराहम कर रहा है पाकिस्तान को, जिसे पाकिस्तान ने, हुकूमत ने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया। कुछ फायदा होगा, लेकिन असल फायदा चीन को होगा। अगर उसमें हम एतराज इसलिए नहीं कर सकते कि जो पैसा लगा रहा है वो कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं है, वो अपना मुफाद देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत कीमती बातें उन्होंने कही कि पाकिस्तान को महफूज कैसे करना। हम तो ये समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ये समझता है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। इसमें कोई शक नहीं कि दिफा को मजबूत होना ज़रूरी होता है, लेकिन दिफा मजबूत किस चीज़ से होगा? दिफा मजबूत होगा मईशत से। जब आपकी मईशत मजबूत होगी तो दिफा ऑटोमेटिकली मजबूत होगा। लेकिन जब मईशत ही कमज़ोर होगी, दूसरे बाहर वाले लोग हमारी मईशत पर हाथ रख के बैठे होंगे, तो फिर कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, कैसे पाकिस्तान की सालमियत महफूज हो सकती है और कैसे पाकिस्तान खुद महफूज हो सकता है? तो इन चीज़ों पर हमारी आवाम को गौर करना होगा कि हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर करें, अपनी मईशत को कैसे अच्छा करें। हुकूमतों से ये जवाब तलब करना होगा कि जो कर्ज़े ले लेती है, लेकिन कर्ज़ों को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? करप्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो उन कर्ज़ों का हिसाब मांगना होगा, कर्ज़े क्यों लिए जाते हैं। अब आप देखें, डॉक्टर साहब ने भी कहा, दुनिया सब जानती है कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़े जब भी देता है, उनकी हर साल यही शराइत होती हैं कि आप बिजली का रेट बढ़ा दें, पेट्रोल का रेट बढ़ा दें।
क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो सारी बिजली से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब इन चीज़ों से बनती हैं। तो जब उसकी जो एक असल में जो जड़ है अगर वही महंगी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम ऐसी चीज़ें पैदा नहीं कर सकेंगे जो दूसरे मुल्कों को भेज सकें। जब हम दूसरे मुल्कों को कुछ चीज़ें भेजने के लिए काबिल ही नहीं होंगे, दूसरे मुल्कों से ख़रीदते रहेंगे, तो फिर हमारे मुल्क की मैशत कहाँ होगी, मुल्क में महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा। तो इसलिए हमें गौर ये करना होगा, हमें सोचना ये होगा कि बुराई कहाँ पर है, जड़ बुराई की कहाँ है और कौन लोग हैं जो हमारे मफादात से खेल रहे हैं। अब अमरीकी दानिश्वर, बाहर वाले लोग, बाहर वाले जो माहिर इक्तिसादियात लोग हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़बरदस्ती जो है वो कर्ज़ों के बोझ के नीचे रखा गया है ताकि पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ के नीचे रहे और फिर मनमानी पॉलिसियाँ उनसे बनवाई जा सकें। तो ये बहुत एक अलमनाक सूरत हाल है, इस पर पूरी कौम को खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की कौम इस हवाले से अगर खड़ी ना हुई तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता और उस पर सवालिया निशानात उठते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो बुनियादी काम है वो ये है कि जो हमारे नुमाइंदे होते हैं हम उनसे उनका हिसाब करें, उनसे एहतसाब मांगे। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अब क्या ट्रेंड बन गया है, ट्रेंड सिर्फ ये चलता जा रहा है कि ज़्यादातर जो है उसको अहमियत दी जा रही है कि लोग सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, लोग अपने जो हामी हैं जिनको वो चाहते हैं उनको ही वो आगे करना चाहते हैं और उनसे ही वो चाहते हैं कि वो उनसे अपने मफादात मनवाएं। हर फ्रीक जो है अपने फ्रीक को आगे करने के लिए अपने वसाइल भी खर्च करता है, अपने सब चीज़ें खर्च करता है, लेकिन कोई भी ये नहीं देखता कि क्या वजह है कि हम जो हमारे फैसले करने वाले हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, क्या वाकई वो हमारे साथ मुखलिस हैं, क्या वाकई वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, कोई ये नहीं देखता। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम सिर्फ सियासी मसाइल में उलझ कर रह जाएंगे, लेकिन जो हमारे असली जो हमारे अहम तरीन मसाइल हैं वो हमारी सालमियत है, हमारी सलामती है, वो उसको ख़तरात दरपेश हो जाएंगे। तो ये वो बुनियादी नुक्ते हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। इसके साथ साथ जो हमारी तालीमी जो सूरत हाल है, जो तालीमी इदारे हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर वो आगे ना बढ़े तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखें कि पाकिस्तान के जो टैलेंट है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, कुछ तो ज़ाया हो जाता है, उनकी सलाहियतों को आजमाया नहीं जाता, उनके लिए कोई ऐसी तालीमी इदारे नहीं हैं, अगर हैं तो उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, तो जिनके हवाले से और जिसके ज़रिए से फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान बहुत पीछे है, आगे नहीं जा रहा। तो इस हवाले से जो अवाम है उनको मुतालबा करना होगा कि एक तो पाकिस्तान को माशी तौर पर दूसरों से आज़ाद करवाया जाए। पाकिस्तान को जो दूसरों से कर्ज़े लिए जाते हैं, हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हुक्मरानों से, अपने मुतल्लिका जो नुमाइंदगान हैं उनसे ये हिसाब मांगे कि हमें क्यों गिरवी रखा जा रहा है, हमें क्यों दूसरों के पास गिरवी रखा जा रहा है, हम पर क्यों महंगाई का जो है महंगाई लागू की जा रही है, हमसे क्यों टैक्स लिए जा रहे हैं और कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। ये हर पाकिस्तानी का हक बनता है। और इसी तरह जो सहूलियात हैं सेहत के हवाले से और इसी तरह तालीम के हवाले से, उस पर भी हर पाकिस्तानी का यह हक बनता है कि वो अपने नुमाइंदगान से ये बात पूछे कि कहाँ कहाँ उनकी ये बात पूछनी चाहिए कि उनके लिए कौन कौन सी सहूलियात ज़रूरी हैं और उन पर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये वो ज़रूरी बातें हैं जिन पर पूरी कौम को तवज्जो करनी चाहिए और पूरी कौम को इस हवाले से गौर व फिक्र करना चाहिए। तो आज के हमने प्रोग्राम में यही बातें की कि एक तो सी पैक के हवाले से हमारा टॉपिक था, सी पैक के हवाले से जो अहमियत है, उसकी जो ज़रूरत है और उस पर फिर शुकूक शुबहात हैं, वो उस हवाले से हमने बात की। और इसी तरह से दूसरे हमने टॉपिक में हमने जो पाकिस्तान की मईशत है उस हवाले से बात की कि पाकिस्तान की मईशत को किन मसाइल का सामना रहा और क्या क्या चीज़ें जो पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही। इस हवाले से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।